हेलो, देखो आज पहली एक्सरसाइज थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में आ जाए शॉर्टकट में कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बताना, सारी एक्सरसाइज इसी तरह समझा देंगे। क्योंकि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो, सबसे पहले ये एक्सरसाइज 20A जो है तुम्हारी पहली वाली एक्सरसाइज, ये पूरी तुम्हारी रेक्टेंगल और स्क्वायर पे बेस्ड है। सेकंड एक्सरसाइज भी इसी पे बेस्ड है। तो तुम्हें देखो क्या क्या पता होना चाहिए दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले रेक्टेंगल का केस देखो। रेक्टेंगल में तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। सबसे पहले तो तुम्हें पेरीमीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। और पता होगा, तुम लोगों को बचपन से पढ़ रहे हो इसलिए समझा नहीं रहे। ठीक है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का हम कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और उसका एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। और स्क्वायर के केस में भी तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है 4 इंटू साइड, या डायरेक्टली इसको 4 इंटू एस या 4 इंटू ए भी लिख देते हैं। ठीक है, 4A लिख दे रहे हैं डायरेक्टली। और एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला एक और होता है एरिया का, जो तुम्हें पढ़ना है वो है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, तो जब तुम्हारा क्वेश्चन में साइड दिया हो तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब क्वेश्चन में डायगोनल दिया हो और एरिया फाइंड आउट करने को बोला जाए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये सब फॉर्मूले आए कहाँ से, ये भी जल्दी जल्दी बता दें। रुको, एक बार बता ही दे रहे हैं, अब भूल गई होगी तुम लोग, रिवाइज करवा दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ये है तुम्हारा रेक्टेंगल का शेप और इधर है तुम्हारा स्क्वायर का शेप। ठीक है, स्क्वायर में क्या स्पेशलिटी होती है कि इसकी सारी साइड्स तुम्हारी इक्वल होती हैं। जितनी ये होगी सेम उतनी ये होगी, सेम उतनी ये वाली साइड और सेम उतनी ये वाली साइड, चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो स्क्वायर की साइड को हम फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लो एस मान लो या फिर ए मान लो। जनरली हम लोग ए ही मानते हैं। तो ये वाली साइड ए हो गई तो ये वाली भी ए होगी, ये वाली भी ए होगी और ये वाली भी ए होगी। ठीक है, क्योंकि चारों साइड आपस में इक्वल है। और रेक्टेंगल में क्या करते हैं, जो लंबी वाली साइड है जैसे ये वाली और ये वाली, ये दोनों लंबी वाली साइड है तो इनको लेंथ बोलते हैं। तो ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो शॉर्ट वाली साइड है इसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। तो ये ब्रेथ है तो ये भी एग्जैक्टली सेम ये भी है, तो इसको भी हमें बी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी सारी साइड्स होगी। तब तुम्हें देखो पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि क्या होता है, चारों साइड्स का सम। ठीक है, ये जो इसकी बाउंड्री है फिगर की, इस बाउंड्री की तुम टोटल लेंथ मेजर करोगे, मतलब चारों साइड को सम कर दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। स्क्वायर के केस में भी इन चारों साइड को क्या करोगे, प्लस कर दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो चारों साइड को प्लस करोगे तो 2 बार एल प्लस करना पड़ेगा और 2 बार बी प्लस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी। 2 कॉमन ले लोगे तो तुम्हारा एल प्लस बी बच जाएगा। तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे स्क्वायर के केस में पेरीमीटर निकालोगे तो चारों साइड तुम्हारी बराबर है, मतलब ए है, इनको 4 बार प्लस करोगे तो 4 इंटू ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। इसके बाद इन दोनों का एरिया देख लो। एरिया तो बहुत सिंपल है, रेक्टेंगल के केस में भी लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर के केस में भी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि स्क्वायर के केस में दोनों सेम है तो थोड़ा अलग तरीके से लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दिया, यहाँ पे एरिया ए इंटू ए लिखेंगे, इसका मतलब ए का होल स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, तुम्हारा साइड है। तो स्क्वायर में कोई भी एक साइड गिवन हो तो उसका एरिया निकालने के लिए उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले। अब देखो, इसके एरिया का स्क्वायर का तुम्हारा एक और फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला है, इसके अलावा तुम्हारा एक और फॉर्मूला तुम्हें पढ़ना है, वो भी देख लो। वो आता है तुम्हारा डायगोनल के यूज से। डायगोनल देखो तुम्हारा क्या होता है, जैसे ये तुम्हारे पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के जब ये अपोजिट पॉइंट्स को तुम ऐसे अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना तो इस लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इसकी लेंथ
को हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये डी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब ये वाला डायगोनल तुम्हारा डी है तो ये दूसरा वाला डायगोनल भी डी ही होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, एक 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो जब क्वेश्चन में बस डायगोनल की लेंथ दी हो और तुम्हें एरिया निकालने को बोला जाए तो तुम्हें क्या करना है, सेम वही काम जैसे यहाँ पे तुम साइड का स्क्वायर करते थे, यहाँ पे तुम्हें डायगोनल का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। लेकिन साथ साथ इसको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई भी कर देना है, मतलब डायगोनल के स्क्वायर को तुम्हें हाफ कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एरिया। अब ये देखो आता कैसे है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा ट्रायंगल्स का एरिया पता होना चाहिए। इसको हम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, दूसरा ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया, दोनों का एरिया निकालोगे प्लस कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। वो अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड बस एक ही क्वेश्चन है, तो बस फॉर्मूला याद रखो कि तुम्हें डायगोनल का स्क्वायर करना है और उसको हाफ से इनटू करना है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, सेकंड वाला, जब क्वेश्चन में डायगोनल की वैल्यू दी है ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगी, और जब क्वेश्चन में साइड गिवन हो तो ये वाला पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करोगी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जो तुम्हें पता होनी चाहिए, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस में यूज़ हो रही है, वो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये भी शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मैं शॉर्ट में ये भी बता दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, कहीं भी तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल अगर तुम्हें दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उसका एक एंगल राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में इस ट्रायंगल की 3 साइड में से कोई भी 2 साइड गिवन हो तो तुम थर्ड कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें इन साइड्स को क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनो, बता रहे हैं। जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे वाली साइड को बेस, बी से, और इधर वाली साइड को परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे, एच का स्क्वायर, तो बराबर होगा किसके, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के, मतलब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में तीनों साइड्स आ गई ना राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इन तीनों में से कोई भी 2 तुम्हें पता हो, मान लो ये दोनों पता हो तो तुम तीसरी वाली निकाल सकती हो, ठीक है। कोई भी 2 पता हो तो थर्ड तुम पता कर सकती हो। तो इसका यूज़ क्वेश्चंस में कैसे होगा, जैसे देखो कोई क्वेश्चन में ऐसे रेक्टेंगल गिवन है, उस रेक्टेंगल की ये वाली साइड दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक ये डायगोनल दिया हुआ है मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम्हें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए तुम्हें देखो लेंथ तो गिवन है लेकिन ब्रेथ नहीं पता है, ब्रेथ तुम्हें पता करनी पड़ेगी। तो ब्रेथ तुम कैसे पता करोगे, यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में तुम्हारा ये वाला एंगल राइट एंगल होता है, और इस साइड राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें ये साइड भी पता है, ये वाली साइड भी पता है, तो तुम इसको फाइंड आउट कर सकती हो, ठीक है। ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर प्लस ये वाली जो साइड है बी, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे पाइथागोरस थ्योरम को तुम्हें यूज़ करना है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि कब तुम्हें एरिया का कॉन्सेप्ट लगाना है और कब तुम्हें पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट लगाना है। नो व्हेन टू अप्लाई पेरीमीटर और एरिया, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में तो सिंपली बोला जाएगा एरिया निकालो या पेरीमीटर निकालो या साइड निकालो, लेकिन उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी सी टफ, उनमें तुम्हें सिचुएशन दी जाती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम्हें एरिया पेरीमीटर निकालने को बोला जाता है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बोला जाता, तुम्हें खुद से पता करना रहता है कि एरिया निकालना है कि पेरीमीटर। तो ऐसी मोस्टली कौन सी सिचुएशन इस चैप्टर में दी गई हैं तुमको डायरेक्टली बता दे रहे हैं। पेरीमीटर देखो, जब भी तुम्हारा किसी क्वेश्चन में फेंसिंग के बारे में बात हो तो तुम्हें पेरीमीटर निकालना है। फेंसिंग मतलब क्या होता है कोई भी तुम्हारा फिगर है उसके चारों तरफ तुम्हें बाउंड्री करनी है, उसी को फेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। किसी भी जैसे तुम अपने घर बनवा रही हो, चारों तरफ बाउंड्री वाली वॉल खड़ी करवा रही हो तो उसको फेंसिंग बोला जाता है, या घर के चारों तरफ वो कटीले वाले तार लगाए जाते हैं खेत में तो उसको भी फेंसिंग करना बोला जाता है। तो फेंसिंग मतलब तुम्हारा काम जो हो रहा है बाउंड्री पे हो रहा है, तो इस केस में हमेशा तुम पेरीमीटर निकालोगे, ठीक। और उसके बाद फेंसिंग लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखो एरिया किस केस में निकालोगे,
जब क्वेश्चन में जो भी वर्क हो रहा हो तुम्हारा उस फिगर के एरिया पे हो रहा हो, ठीक है, बाउंड्री पे नहीं, उसका जो पूरा एरिया है उस पे हो रहा हो। जैसे इस क्वेश्चन में है कि एक रेक्टेंगल है, उसको पेव करना है तुम्हें स्टोन से, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, इसमें तुम्हें क्या करना है, एक सेकेंड, ये रेक्टेंगल है, मान लो ये तुम्हारी ज़मीन है, इसमें तुम्हें ऐसे स्टोन्स लगाने, ठीक है, इसको सजाने के लिए। जब तुम स्टोन लगा रहे हो तो उसके पेरीमीटर पे नहीं लगा रहे हो ना, उसके पूरे एरिया पे लगा रहे हो। देखो हमने स्टोन्स लगा दिए तो ये उसके पूरे एरिया पे हो गए। तो जब भी एरिया पे वर्क होगा तो तुम्हारा यूज़ होगा एरिया का फॉर्मूला। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, एक सेकेंड, हाँ एक क्वेश्चन ये था कि तुम्हें क्या करना है, फर्श पे कारपेट लगाना है, ठीक है। तो जब कारपेट वाला क्वेश्चन भी आए तो समझ जाना कारपेट हमेशा कहाँ लगाया बिछाया जाता है, वो पूरे एरिया पे कारपेट बिछाया जाता है ना। मान लो ये कारपेट है तुम्हारा सुंदर सा, तो कारपेट हमेशा एरिया पे बिछाया जाता है, वो पेरीमीटर पे बात नहीं होती है कारपेट की। पेरीमीटर कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे बाउंड्री की बात होगी, फेंसिंग की। तो ये चीज़ समझ जाओगी। तो उसके बाद वो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बस तुम्हें मीनिंग समझना है। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा बहुत ईजी है, खुद से कर लेना। इसमें डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो छुप गया, ठीक है। तुम्हें लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, तो एरिया निकाल लोगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ऐसे कर ही दे रहे हैं। 24.5 है, ब्रेथ तुम्हारी 18 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 24.5 इंटू 18, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगी, इतना तो याद ही होगा, ठीक है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, छोड़ देना, एग्जाम आता भी नहीं है एग्जाम में। देखो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, यही तुमको बता रहे थे जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा। सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन है, जैसे पहले तो रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर दिया है, तो रफ में उसका फिगर ऐसे रफली ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है। तो क्वेश्चन में तुम्हारा रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या क्या चीज़ गिवन है वो भी लिख लो। क्या क्या दिया हुआ है, वन साइड 48 मीटर है और डायगोनल तुम्हारी 50 मीटर है, ठीक है। तो एक साइड को हमने, किसी को भी मान सकती हो, इसको भी मान सकती हो, इसको भी 48 मान सकती हो, कोई भी साइड को 48 मानोगी तुम्हारा आंसर सेम आएगा। इसको 48 मान लिया और डायगोनल 50, डायगोनल भी तुम याला भी चूज़ कर सकती हो, याला भी चूज़ कर सकती हो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा और सेम प्रोसेस होगा सॉल्व करने का। ये हमने 50 मीटर मान लिया और तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। तो सबसे पहले तो ये देखा करो कि जो तुम्हें पूछा गया है फाइंड आउट करने के लिए, उसको निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए। फिर उसके बाद देखा करो कि जो जो तुम्हें चाहिए लेंथ और ब्रेथ, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो क्वेश्चन में लेंथ तो गिवन है, मतलब ये चीज़ हमें पता है, बस ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फिर तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि ब्रेथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो हमने बताया था जब डायगोनल गिवन हो और ये नीचे वाली साइड गिवन हो, तो हम यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब तुम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगी तो डायगोनल ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर 50 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ये 48 के स्क्वायर के प्लस ये जो इसका ब्रेथ है बी हमने एज्यूम किया है उसके स्क्वायर के, 48 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। बस यही ध्यान रखना, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ये वाली जो साइड होती है, चाहे इसको तुम कुछ भी बोल लो, हाइपोटेन्यूज बोल लो, या क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये बराबर होती है इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के सम के। तो वही तुमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इसको सॉल्व करोगी तो ये आ जाएगा 2500, ये आ जाएगा कुछ 2 3 करके, इनको कैलकुलेट करके बताते हैं। हाँ ये आ जाएगा तुम्हारा 2304 प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तुम्हें बी स्क्वायर चाहिए तो इसको दूसरे साइड भेज दोगे, ठीक है। ये सब बेसिक कैलकुलेशन कर लेना खुद से, अभी बता दे रहे हैं, इसके बाद नहीं बताएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से आ गया बी स्क्वायर तुम्हारा
माइनस करोगे 196 के बराबर, तुम्हें बी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरे साइड तुम अंडर रूट लगा दोगे। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई 196 का अंडर रूट होता है मेरे ख्याल से कितना होता है हम भी भूल गए, हाँ 14 होता है। ठीक है, तो ब्रेथ तुम्हारा कितना आ गया 14। अब ब्रेथ तुम्हारा 14 आ गया, इसका मतलब तुम एरिया निकाल सकते हो। 48 तुम्हारा लेंथ था, ब्रेथ आ गया 14, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड आ गया एरिया और पेरीमीटर का। तो यहाँ तुम्हें समझना पड़ेगा कि एरिया लगाना है कि पेरीमीटर। तो सॉरी थर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ गिवन है लिख लो यहाँ पे। साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, तुम्हारा रेक्टेंगुलर पार्क है तो रेक्टेंगल बना लो रफली। ठीक है, उसकी जो साइड्स हैं वो 4:3 में है। ठीक है, 4:3। तो स्टार्टिंग में तुम लोग को बताया गया था कि जब भी रेशियो में दिया हो तो तुम्हें क्या करना है, एक को 4x मान लेना है, दूसरे को 3x, उसके आगे x लगा देना है, मतलब तुम्हारी साइड्स 4x और 3x हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 1728 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो जो चीज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछ रहा है। तो जहाँ भी फेंसिंग वर्ड आए तो समझ जाना तुम्हें कहीं ना कहीं पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तुमसे पूछा जा रहा है। और एक और चीज़ गिवन है कि जो फेंसिंग करने का रेट है, ठीक है, ये जो गिवन है ना यहाँ पे देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट ₹30 पर मीटर। जो एट ₹30 पर मीटर लिखा है इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फेंसिंग। मतलब कि 1 मीटर फेंस करने में, 1 मीटर तार लगाने में कितना कॉस्ट लगेगा, ₹30। ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक, जैसे हम तार लगाने आ रहे हैं तो तुमसे 1 मीटर तार हमसे लगवाओगी तो तुमसे हम 30 रुपये लेंगे। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी उस रेक्टेंगल को, ये जो पार्क है उसके चारों तरफ तार लगाने का टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। तो देखो यहाँ भी वही तुम्हें सबसे पहले करना है। सबसे पहले तो कि जो चीज़ तुम्हें फाइंड आउट करनी है तुम ये सोचो कि उसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो जब भी हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालते हैं, पिछले साल भी तुम लोगों को ये पढ़ाया गया था, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें पहले पता तो होना चाहिए कि हमें कितना तार लगाना है इस रेक्टेंगल के चारों तरफ, कितना तार तुम्हें लगाना है। तो उसके लिए तुम्हें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब मान लो ये पेरीमीटर आ गया 100 मीटर, तो उसी के बेसिस पे कॉस्ट निकालोगे कैसे। अब 1 मीटर का 30 रुपये लग रहा है, तो 100 मीटर आता तो कॉस्ट कितनी हो जाती, 100 इंटू 30, यही हो जाती ना। मतलब तुम्हें क्या करना है, पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर देना है जो क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है फेंसिंग का। ठीक है, इसी तरह तुम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालते हो। तो इसका मतलब तुम्हें पेरीमीटर चाहिए होगा तभी तुम आंसर निकाल पाओगे, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पेरीमीटर नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुम्हारा टारगेट रहेगा पेरीमीटर निकालना। अब देखो ये सोचो कि पेरीमीटर निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए, और क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दोनों नहीं दे रखी है, बस दोनों का रेशियो दे रखा है। तो ठीक है, तो तुम ये समझ जाना कि इन्फॉर्मेशन जो भी तुम्हें गिवन है, ये रेशियो गिवन है और ये जो एरिया गिवन है, इसी के यूज़ से तुम्हें पेरीमीटर निकालना है। तो कुछ मत करना, सबसे पहले तुम्हें जो चीज़ गिवन है वो लिख लेना। एरिया दिया हुआ है 1728। अब तुम्हें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 1728। ठीक है, लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है 4x और ब्रेथ 3x इक्वल टू 1728। इसको सॉल्व करोगी तो तुम्हारी x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे x की वैल्यू रखोगी तो तुम्हारा ब्रेथ आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू रखोगी तो तुम्हारी लेंथ आ जाएगी। समझ गए। अब यहाँ से लेंथ भी निकल जाएगी, ब्रेथ भी निकल जाएगी। जब लेंथ ब्रेथ निकल जाएगा तो उसके बाद क्या करोगी, पेरीमीटर निकाल लोगी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, मान लो कुछ पेरीमीटर निकल गया, पेरीमीटर निकल जाएगा तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकल जाएगा। कैसे, सेम वही जो पेरीमीटर निकला है उसको तुम 30 से इंटू कर दोगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस वही सब में करना है सारे क्वेश्चंस में।
सबसे पहले तुम्हें जो चीज़ गिवन है वो लिख लेनी है, उसके बाद जो चीज़ फाइंड आउट करना है वो सोचना है तुम्हें कि उसको निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास फिर से एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया गिवन है 3584 और उसका लेंथ गिवन है 64 मीटर, ठीक है। ये तुम्हारा 64 मीटर है। ब्रेथ तुम्हारा नहीं गिवन है तो हम उसको बी मान लेते हैं। अब इसमें सिचुएशन क्या दी है कि एक बच्चा इसके चारों तरफ दौड़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसके चारों तरफ राउंड लगा रहा है कोई, ठीक है। और जो राउंड लगा रहा है उसकी स्पीड है कितनी, स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राउंड लगा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसको 5 टाइम्स राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ गई? तो फिर से देखो वही करना है तुम्हें। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन थी वो हमने लिख ली, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, स्पीड गिवन है। उसके बाद सेकंड चीज़, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा है तुम सोचो कि उसको हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि 5 टाइम्स राउंड लगाने का उस रेक्टेंगल के चारों तरफ 5 टाइम्स चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टाइम हम कैसे निकालते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम में एक रिलेशन होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी से निकल जाता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए और स्पीड पता होनी चाहिए। अब स्पीड तो क्वेश्चन में गिवन है लेकिन डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए वो कितना दौड़ रहा है। तो देखो वो 5 टाइम्स चक्कर लगा रहे हैं ना, तो एक टाइम चक्कर लगाने में क्या कैलकुलेट करते हैं, एक टाइम चक्कर लगाने में उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करोगी, जितना भी पेरीमीटर आएगा उसको 5 से इंटू कर दोगी तो 5 टाइम्स का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक। इस तरह डिस्टेंस निकल जाएगी। अब इसके बाद पेरीमीटर भी क्वेश्चन में लेकिन दिया तो है नहीं, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना पेरीमीटर। क्वेश्चन में लेंथ दिया है लेकिन ब्रेथ नहीं दिया है, तो हम ये निकालेंगे कैसे, जो चीज़ गिवन है उसको यूज़ करके। तो वही जो सबसे पहले एरिया दे रखा है ना क्वेश्चन में, इसीलिए दे रखा है, एरिया दिया हुआ है 3584। अब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 3584। लेंथ तुम्हारी 64 दी है, ब्रेथ नहीं दी है, तो ब्रेथ कैसे निकालेंगे, 64 को उधर भेजोगी तो डिवाइड में चला जाएगा 3584 अपॉन 64। इसको कैंसिल करोगी तो 56 आ जाएगी तुम्हारी ब्रेथ, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी आ गई, 56। अब ब्रेथ आ गई तो उसके बाद पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर सकती हो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू 64 प्लस 56, ठीक है। कितना आ गया 64 और प्लस 56, तो इजी लग रहा है 70, 120 आ जाएगा शायद। इसको 2 से इंटू करोगी तो 240, ठीक है। यूनिट सारी मीटर में है तो मीटर में लिख ले रहे हैं। अब देखो पेरीमीटर भी आ गया, पूरा क्वेश्चन तो हम ही कर दे रहे हैं। देखो पेरीमीटर आ गया तो तुम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकती हो ना, ठीक है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगी, पेरीमीटर को 5 से इंटू करके, क्योंकि 5 टाइम्स वो राउंड लगा रहा है ना, तो 240 इंटू 5 आ जाएगा। 240 इंटू 5 करोगी तो ये आ जाएगा 1200 मीटर। तो ये उसकी डिस्टेंस आ गई। अब डिस्टेंस आ गई है तो तुम टाइम कैलकुलेट कर सकती हो। ये सब फॉर्मूला मिटा दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली टाइम का फॉर्मूला, वो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान रखना एक चीज़ कि डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यहाँ किलोमीटर में है तो सबसे पहले से किलोमीटर में चेंज कर लेना। किलोमीटर में चेंज करोगी तो क्या करोगी, 1000 से डिवाइड तो 1.2 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद टाइम निकालना, तो डिस्टेंस आ गई 1.2 और स्पीड थी तुम्हारी 6, ठीक है।
तो ये तुम्हारा टाइम आ जाएगा आवर्स में, क्योंकि यहाँ पे स्पीड तुमने आवर में ले रखी है। अब क्वेश्चन में सॉल्यूशन में मिनट्स में है आंसर। तो देखो आवर को मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई। तो ये देखो 6 10 60 हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 तुम्हारा 12 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5th, veranda is 40 मीटर लॉन्ग 50 मीटर ब्रॉड। इतने टफ क्वेश्चन दे रखे हैं, इससे आसान तो तुम लोग 8th में क्वेश्चन है मेंसुरेशन में। देखो इसमें फिर से अब इसमें कोई शेप का नाम नहीं दे रखा है, बस ये दे रखा है कि वरेंदा तुम्हारा 40 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर ब्रॉड है। जब भी लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट दे हो तो समझ जाना कि तुम्हारा रेक्टेंगल शेप ही है। रेक्टेंगल का शेप है, 40 मीटर लेंथ है उसकी और 15 मीटर ब्रॉड है, मतलब 15 मीटर उसकी ब्रेथ है। अब देखो इसमें स्टोन वाला काम आ गया, इसको क्या करना है, पेव करना है स्टोन से। मतलब इस बरामदा में तुम्हें ऐसे स्टोन्स लगाने हैं। ठीक है, सारे लगा लेना। और जो ईच स्टोन है वो 6 डेकामीटर बाई 5 डेकामीटर। रुको इसको मिटा के रेक्टेंगल ही बना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखो तुम्हारा इस शेप का स्टोन है, ये मान लो एक स्टेन वो लग गया, दूसरा स्टोन तुम्हारा ये लग गया। ठीक है, इस टाइप से तुम्हें स्टोन्स बिछाने हैं। और ये जो स्टोन्स की लेंथ है ये भी दे रखी है, 6 डेसीमीटर थी। ठीक है, डेकामीटर बोल दिया था हमने, और 5 डेसीमीटर लेंथ है तुम्हारी, 6 डेसीमीटर और ब्रेथ है 5 डेसीमीटर। तो सबसे पहले डेसीमीटर भी तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि तुम्हें यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ये जो तुम्हारा पूरा बरामदा था, इसमें जब तुम इतने बड़े बड़े स्टोन्स लगा रहे हो तो कितने स्टोन्स तुम्हें यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ तुरंत समझनी पड़ेगी क्वेश्चन में कि यहाँ पे तुम कर क्या रहे हो। इस पूरे बरामदा का जो एरिया है उसको छोटे छोटे स्टोन्स के एरिया में डिवाइड कर रहे हो ना। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ स्टोन्स। तुम सबसे पहले एरिया ऑफ वरांदा निकालोगे। स्पेलिंग क्या होता है जी, वरांदा यही होता है। ठीक है, उसको तुम क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो किसमें, एरिया ऑफ स्टोन्स में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ये तुम्हारा वरांदा है। ठीक है, इस पूरे का एरिया है मान लो 30 मीटर स्क्वायर। अब इसको तुम छोटे छोटे स्टोन्स में लगा रहे हो, मान लो एक स्टोन ये लगा लिया और एक का एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। तो कितने स्टोन्स लगेंगे कैसे बताओगे, 30 को 10 से डिवाइड करके ही ना। एक ये लग गया, दूसरा ये लग गया, तीसरा ये लग गया, तो टोटल 3 स्टोन्स लग गए। तो 3 कैसे आया, तुमने पूरे एरिया को एक स्टोन के एरिया से डिवाइड कर दिया, तब तुम्हारा 3 आया। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में तुम्हें यही करना है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें नंबर ऑफ स्टोन्स निकालने हैं। ये सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर तुम ये देखोगे तुम्हें क्या क्या निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ वरांदा निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्टोन्स निकालना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम लोग करते हैं, एरिया ऑफ वरांदा डायरेक्टली निकाल लोगे 40 इंटू 15। ठीक है, यहाँ पे इसको इसी तरह लिख देना, मल्टीप्लाई मत करना, क्यों नहीं करना भी बताया जाएगा। फिर एरिया ऑफ स्टोन निकालोगे। तो देखो इसको निकालने से पहले सबसे पहले तुम्हें यूनिट सेम करनी पड़ेगी। यहाँ मीटर में यूनिट है तो ऊपर स्टोन्स की यूनिट भी तुम्हें मीटर में करनी पड़ेगी। देखो पहले तो इसी में लिख ले रहे हैं 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी एरिया ऑफ स्टोन।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। देखो 5 2 ज़ा 10, ये कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3/10 मीटर। बस उसके बाद तुम्हें नंबर ऑफ स्टोन्स निकालने थे। तो बरामदा का एरिया 40 × 15 था। इस पूरे को डिवाइड करोगे किससे? 3/10 से। अब डिवीज़न करना याद होगा तुम लोगों को, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बता नहीं रहा हूँ, कर लेना खुद से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, और टफ क्वेश्चन आ गया। भगवान कैसे पास हो गए तुम लोग, बहुत टफ टफ क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझो। फिर से तुम्हारा एक रूम है रेक्टेंगल शेप का, ठीक है। रेक्टेंगल शेप का क्यों है? क्योंकि उसका डायमेंशन दिया है 13 मीटर बाई 9 मीटर। जब भी ऐसे बाई करके डायमेंशन दिया हो तो समझ जाना पहला वाला तुम्हारा लेंथ है और दूसरा वाला ब्रेथ है, ठीक है। 13/9 का यही मतलब होता है, ऐसे ही क्वेश्चन में दिया रहता है मोस्टली। अब इस रूम में तुम्हें क्या करना है, ये रूम का फ्लोर है, इस फ्लोर पे तुम्हें कारपेट बिछाना है, ठीक है। और तुम्हारा कारपेट देखो इस टाइप का कुछ कारपेट है, ये लंबा सा कारपेट है जिसका विड्थ दे रखा है 75 सेंटीमीटर, लेकिन उसका ये जो लेंथ है तुम्हें ये वाली डिस्टेंस ये नहीं पता है, ठीक है। इसका लेंथ नहीं पता है। अब इस कारपेट को बिछाना कैसे है, मान लो यहाँ से तुमने इस कारपेट को काट दिया, ठीक है, और इस पूरे को उठा के यहाँ पे लगा दिया, समझ गई। फिर यहाँ से काटा, इस पूरे को उठा के यहाँ पे लगा दिया, फिर इस पूरे वाले को उठा के यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें कारपेट लगाना है। और कारपेट लगाने का कॉस्ट तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। और जब भी कॉस्ट पूछा जाएगा तो रेट दिया जाएगा। देखो रेट क्या दिया हुआ है, 105 पर मीटर। मतलब ये जो कारपेट है ना, इसके लेंथ के हिसाब से तुमसे कॉस्ट लिया जा रहा है। मतलब 1 मीटर कारपेट लगाने का कॉस्ट है तुम्हारा ₹105, ठीक है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले वही चीज़ तुम्हें कॉस्ट निकालनी है। तो ये सोचो कॉस्ट निकालोगी कैसे। कॉस्ट यहाँ पे कारपेट की लेंथ के हिसाब से लगेगी, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसकी लेंथ को निकालना पड़ेगा और जो भी कॉस्ट, जो भी रेट है उसका, जैसे 105 है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ के हिसाब से क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 105 रुपये पर मीटर के हिसाब से कारपेट बिछाया जा रहा है। उसके एरिया से के बेसिस पे वो पैसा नहीं ले रहा है, जो कारपेट बिछा रहा है उसकी लेंथ के बेसिस पे पैसा ले रहा है, ठीक है। तो ये समझ जाना, मतलब तुम्हें लेंथ निकालनी है इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके से उस कारपेट की। अब देखो लेंथ कैसे निकालोगे, ये सब मिटा दे रहे हैं। लेंथ निकालने के लिए तुम्हें फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा कि इस पूरे कारपेट को तुम उठा के इसमें बिछाओगे तो ये चीज़ तुम समझ पा रही होगी कि एरिया ऑफ रूम है ना, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर मान लेते हैं, जो फ्लोर का एरिया होगा वो कारपेट के एरिया के बराबर होगा। ये चीज़ तो समझ रही हो, क्योंकि इसी कारपेट को उठा के इस रूम के फ्लोर पे बिछाया जा रहा था, दोनों केस में एरिया सेम होगी। तो एरिया ऑफ फ्लोर तुम्हारा 13 × 9 है। और कारपेट का एरिया कैसे निकालोगे, वही सेम काम, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें ब्रेथ है 75, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लेना, मतलब 75/100। मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड, 75/100 इंटू लेंथ ऑफ कारपेट, समझ गए। बस तुम इतना लिख ली तो उसके बाद तुम लेंथ निकाल सकती हो। कैसे, लेंथ को यहीं रहने दो, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी साइड ट्रांसफ़र करो। तो लेंथ तुम्हारा हो जाएगा 13 × 9, यहाँ पहले से था, 100 भी चला गया तो नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, 75 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर आएगा 156 मीटर, ठीक है। तो कारपेट की लेंथ तुम्हारी 156 मीटर आ गई। अब इतना तुम निकाल लोगे तो फिर कॉस्ट निकालना बहुत ईजी है। कैसे, लेंथ जो आई है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो। रेट है तुम्हारा 105 रुपये पर मीटर, तो
तो 156 को 105 से मल्टीप्लाई कर दोगी, इतने रुपीस तुम्हारी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक, अब देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 और ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। देखो इसमें भी बोल रहा है कि फिर से तुम्हारे पास एक रूम आ गया जिसका लेंथ है 15 मीटर, 15 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो उसका देखो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर लॉन्ग विद अ कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर। मतलब ये जो कारपेट कार्ड पे बिछाई जाएगी उसकी विड्थ है 75 सेंटीमीटर, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो उस कारपेट बिछाने की कॉस्ट यहाँ पे दे रखी है पहले से। ठीक है, कितनी आई है, ₹19,200। और ये भी दे रखा है कि रेट कितना है, ₹80 पर मीटर। तो पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट, ये जो रेट है ये पर मीटर के हिसाब से लगा है। इसका मतलब समझ जाना जो पैसा लिया गया है वो इस कारपेट की लेंथ के अकॉर्डिंग लिया गया है। जितनी लंबी लेंथ उतना ज़्यादा पैसा। 1 मीटर लेंथ है तो 80 रुपये, 2 मीटर लेंथ है तो 80 × 2 160 रुपये। इस तरीके से तुम्हारा पैसा लिया गया है और टोटल पैसा लगा है 19,200। तो तुम्हें निकालना है इस रूम की ब्रेथ। ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको, अचानक से देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में, तो क्या करना है, तो देखो सबसे पहले वही करना कि जो तुम्हें गिवन है उसकी हेल्प से तुम क्या निकाल सकते हो। तो देखो तुम्हें कॉस्ट गिवन है और रेट गिवन है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में ही देखो कॉस्ट जो हमने निकाली थी कारपेट लगाने की वो कैसे निकाली थी, लेंथ को, जो कारपेट की लेंथ आई थी ना उसको मल्टीप्लाई किया था रेट से, ऐसे ही निकाली थी ना। अब क्वेश्चन में देखो कॉस्ट भी दे रखी है 19,200, लेंथ नहीं गिवन है लेकिन रेट दिया हुआ है 80 रुपीज़ पर मीटर। तो इस इक्वेशन से हम लेंथ निकाल सकते हैं, 80 को उधर भेज दोगे, 19,200 अपॉन 80 इक्वल टू लेंथ। तो इसको काटने पे तुम्हारा आंसर 240 मीटर। ठीक है, इधर से लिख दे रहे हैं, ये तुम्हारी लेंथ आ जाएगी। मतलब ये जो तुम्हारा कारपेट है ये आ गया 240 मीटर लॉन्ग। अब देखो तुम ये क्वेश्चन में निकालना है इसकी ब्रेथ। तो यहाँ पे तुम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, देखो तुम्हें पता है कि इसी कारपेट को काट काट के इस पूरे रूम में 3 पार्ट्स में मान लो बिछाया जा रहा है। ठीक है, कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, हम 3 पार्ट्स मान ले रहे हैं। तो इसका मतलब सेम वही कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे जो एरिया रहेगा इस कारपेट का वो एरिया सेम होगा इस रूम के फ्लोर के एरिया से। तुम्हें वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, एरिया ऑफ रूम इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन करोगे तो हो भी जाएंगे। बाकी जैसे सोल्यूशन दे रखा है सब जहाँ से हम देख के करें वो सब याद करोगी तो कभी याद होगा नहीं, बहुत टफ टफ दे रखा है। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ रूम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दिया है 15, ब्रेथ हमें नहीं पता। एरिया ऑफ कारपेट निकाल लेते हैं, लेंथ दिया है 240 हम भी निकाल चुके हैं, ब्रेथ दिया है 75, लेकिन ये 75 सेंटीमीटर में है तो इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कर लो। ठीक है, तो 75/100 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ भी 75/100 लिख लेना। देखो सिंपल है, इस पूरी इक्वेशन में बस बी ही तो तुम्हें नहीं पता है, तो 15 को उधर भेज दो, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर तुम्हारा डिवाइड में चला जाएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक, हमारा ब्रेथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से तुम्हारा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है तो रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, सबसे कम देखो कम से कम ये सब काम कर लेना, रेक्टेंगल बना लेना। जो चीज़ गिवन है वो कम से कम लिख लोगी तो 1-2 नंबर का काम हो जाएगा। फिर इनका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 5:3, तो 5x और 3x लगा लेना। ठीक है, उसके बाद दे रखा है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है तुम्हारा 9,600 रुपीज़। ठीक है, एट दी रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। तो रेट मतलब तो समझते हो कि 1 मीटर तार लगाने का, यहाँ फेंसिंग की बात हो रही है,
1 मीटर तार लगाने का 24 रुपये लग रहा है, ये चीज़ दिया हुआ है। और टोटल तार लगाने में कॉस्ट आई है 9600। तुम्हें लेंथ ऑफ ब्रेथ चाहिए, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला। तो इसको कैसे करोगे, सेम वही चीज़, तुम्हें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे, जब भी फेंस कर रहे हो तो उसका कॉस्ट निकालने के लिए कॉमन सेंस से तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि सबसे पहले उसका पेरीमीटर तुम्हें निकालना पड़ेगा ना, कि कितना तुम्हें फेंस करना है, कितना तार लगाना है, फिर उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही तो कॉस्ट निकालोगे। ठीक है, तो कॉस्ट इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट। अब देखो इसमें जो जो चीज़ गिवन है वो फॉर्मूला में रख दोगे तो कुल मिला के तुम्हारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। कॉस्ट है 9600, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो देखो लेंथ तुम्हारी है 5x, ब्रेथ है 3x, डायरेक्ट रख दिया, रेट दिया हुआ है 24 रुपये पर मीटर। ये देखो 5x और 3x तुम्हारा 8x आ गया, 8x इंटू 2 तुम्हारा, ये सब याद है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पिछले साल बताया गया था, 16x हो गया इंटू 24। बस तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू निकालने के लिए 16 को भी उधर भेज दो, 24 को भी उधर भेज दो, दोनों मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में चले जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे रख देना 3 इंटू एक्स, ब्रेथ आ जाएगी, यहाँ 5 इंटू एक्स कर दोगी तो लेंथ आ जाएगी। समझ गए, इजी क्वेश्चन है, कर लेना ये अलग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से थोड़ा देखो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, स्क्वायर के भी शुरू हो गए। क्वेश्चन 9 तो तुम याद ही कर लेना, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, सुबह का क्वेश्चन है, तुम लोगों को पढ़ाया तो ना गया होगा। इसमें पूछ रहा है कि तुम्हारे पास एक हॉल है 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड और 5 मीटर हाइट है उसकी। तो हॉल हमेशा क्यूबॉइड शेप का होता है, ना रेक्टेंगल ना स्क्वायर। तो क्यूबॉइड तो शायद तुम लोग कोर्स में नहीं होगा, देखो इस टाइप का शेप होता है ना क्यूबॉइड, 3D शेप होता है। एक मिनट रुको, ये तुम्हारा क्यूबॉइड का शेप हो गया। तो इसमें इसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ब्रेथ भी 10 मीटर है, हाइट 5 मीटर है। तो पूछ रहा है कि इस क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है, जैसे तुम्हारा रूम है क्यूबॉइड शेप का होता है ना, जिस रूम में रहते हो, स्कूल का क्लास हो गया, उसके अंदर अगर तुम कोई रॉड रखोगी तो सबसे लंबी रॉड, सबसे ज़्यादा लेंथ की रॉड कौन सी रख सकती हो जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम देखो रखते कैसे हैं इसको, और 3D बनाया जाए अगर, तो रूम के एक कॉर्नर से स्टार्ट करो और एकदम सामने उसके दूसरे कॉर्नर तक ले जाओ। ठीक है, इमेजिन करके देख लेना, ऐसे रॉड रखी जाती है, एक कॉर्नर से नीचे वाले से स्टार्ट करो तो उसके सामने जो ऊपर वाला कॉर्नर है ना, वहाँ पे तुम्हें ज्वाइन करना है। ठीक है, और इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ रॉड का, तुम्हारी बुक में हिंट दिया हुआ है, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये तुम्हें याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव होता है। ऐसे लाइन खींचोगी, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, 2 बार लगाना पड़ेगा, वो सब आगे जाके पढ़ोगे, अभी याद कर लेना इसको। ठीक, फिर देखो लेंथ कितना है 10 का स्क्वायर, ब्रेथ भी है 10 का स्क्वायर, हाइट है 5 का स्क्वायर, तो ये 100 प्लस 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो अंडर रूट 250 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेना, नहीं इतना ही लिख देना, काम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 9th वाला फॉर्मूला याद कर लेना, आता होता नहीं है वैसे क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 बहुत ईजी है। ठीक है, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, आएंगे नहीं, जल्दी जल्दी एक एक पार्ट बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में स्क्वायर है, उसकी साइड दे रखी है 8.5, तुम्हें एरिया निकालना है तो डायरेक्टली क्या करोगे, जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर दोगी। ठीक है, 11th क्वेश्चन में स्क्वायर है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ डायगोनल दे रखा है। जैसे पहले में लेंथ ऑफ डायगोनल 72 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एरिया कैसे निकालते हो, डायगोनल का स्क्वायर तो तुम्हें करना है, साथ में उसको हाफ से इंटू कर देना है। ठीक है, समझ गए, ऐसे निकालना है। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले वाले कर लोगे, सब छोड़ देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ईजी है,
देखो क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का 16200 और तुमसे पूछा क्या है, डायगोनल का लेंथ, मतलब डी की वैल्यू पूछी है। जैसे ये स्क्वायर है ना, इसका एरिया दिया हुआ है और तुम्हें डायगोनल निकालना है। तो जब भी एरिया और डायगोनल के बीच में हम लोग को रिलेशन पता ही है, क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। अगर इसी क्वेश्चन में एरिया दिया होता और साइड निकालना होता, साइड पूछा जाता, तो साइड स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते। ठीक है, जो चीज़ दी हो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। एरिया 16200 होता है, हाफ इंटू डायगोनल नहीं दिया है तो उसको उसी तरह लिख लो। तो हमें डायगोनल निकालना है तो 2 को उधर भेजो, 2 यहाँ डिवाइड में है तो वहाँ तुम्हारा इंटू में चला जाएगा। फिर डायगोनल निकालना है, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाओगे तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, तब स्क्वायर रूट निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करना, तुम लोगों को बताया गया था 16200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ऐसे करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में लिखना है इसको, फिर दो दो का पेयर बनाना, दो दो के पेयर में से एक को बाहर निकाल लेना। ठीक है, वही वाला सिस्टम करना, नहीं तो इस तरह मल्टीप्लाई करके करोगे तो स्क्वायर रूट तुम लोगों को मिलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो सेम सी टाइप का है, स्क्वायर है तुम्हारे पास, उसका एरिया दिया हुआ है हाफ हेक्टेयर और तुम्हें लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है मीटर्स में। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एरिया की यूनिट हेक्टेयर में दे रखी है, उस क्वेश्चन में मीटर में पहले से दी थी। तुम्हें बस यही करना है कि इस हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, और कैसे चेंज करना है वो हिंट में दिया हुआ है कि एक हेक्टेयर में तुम्हारे 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो एक हेक्टेयर में इतने होते हैं, तो 1/2 हेक्टेयर में कितने होंगे, 1/2 को 10,000 से इंटू कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5000 मीटर स्क्वायर। समझ गई, बस इतना ही करना है। फिर सेम वही प्रोसेस है, एरिया और डायगोनल में जो रिलेशन होता है लिख लो। एरिया दिया है तुम्हारा 5000 मीटर स्क्वायर, तो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल निकालना है, 2 को उधर भेजो, 10,000 हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट, फिर यहाँ से स्क्वायर भी हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट तो डायरेक्टली आ जाएगा तुम्हारा 100। ठीक है, तो डायगोनल की वैल्यू 100 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी था। अब इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आना ही चाहिए एग्जाम में। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें समझना है क्वेश्चन का मतलब। इसमें सबसे पहले स्क्वायर प्लॉट है तो स्क्वायर बना लो। उसका एरिया गिवन है 6084 मीटर स्क्वायर, और तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, नीचे हम लिख लेते हैं। तुम्हें लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करनी है विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री। तुम्हें मान लो एक तार तुमने यहाँ से बांधना स्टार्ट किया, तो तुम्हें एक टाइम बांधा, फिर सेकेंड राउंड गए, फिर तीसरा राउंड, फिर फोर्थ राउंड। ठीक है, इस तरह तुम्हें 4 टाइम्स वो वायर बांधनी है। तो उस वायर की लेंथ कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि लेंथ ऑफ वायर तुम कैसे निकालोगे। अब 4 टाइम्स उसके चारों तरफ जा रहे हो तो 4 इंटू पेरीमीटर ऐसे ही निकालोगे ना, समझ गए। तो पेरीमीटर निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए वो लिख लो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, नहीं सॉरी स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर का पेरीमीटर है होता है 4 इंटू साइड या फिर 4a। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें बस साइड चाहिए तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और वो साइड तुम निकालोगे कहाँ से, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ करके। एरिया तुम्हारा दिया हुआ है 6084, एरिया का फॉर्मूला लिख दो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 6084 के बराबर हो जाएगा। तो ए किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6084। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरे साइड अंडर रूट लगा दोगे। अब फिर से देखो, इसका अंडर रूट निकालना ना आता हो तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दे रहे हैं। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 5 ज़ा, फिर 3 5 ज़ा 15, 0 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से कटेगा, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, 3 6 ज़ा 18, 2 9 ज़ा, फिर 3 से कटेगा,
3 से नहीं कटेगा। अब बड़े नंबर से ट्राई करते हैं, 5 से कटेगा नहीं। 7 प्राइम नंबर से 7 से ट्राई करें, 7 टू द 14, 29, 7 से भी नहीं कटेगा। किससे कटेगा भाई? 13 से कटेगा, हमको लग रहा है डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 13, 13 से 169, फिर 13 1 से 13। तो ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 6084 को? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, समझ गए? तो हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो पेयर बन रहा है ना, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 13 का पेयर, सब में से एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 3 इंटू 13, 3 टू 6 इंटू 13, जितना भी आएगा लिख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कर लेना, बहुत ईजी है। स्टार्टिंग है वो 5-6 क्वेश्चन इसमें टफ थे रेक्टेंगल वाले, उसके बाद से बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इजी वाले तो करके ही जाना। एक एक्सरसाइज में 1 घंटा लग गया, 6-7 एक्सरसाइज दे रखी हो, कैसे होगा? 15 क्वेश्चन। हाँ देखो, ये है तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर में आने लायक। ठीक है, इसका मतलब जल्दी समझ लो। इसमें बोल रहा है कि एक वायर है स्क्वायर शेप का। ठीक है, वायर को तुमने स्क्वायर शेप में, तो स्क्वायर ही बन गया। ठीक है, एक वायर है, मान लो ये सीधा वायर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको तुमने मोड़ के स्क्वायर शेप में कर दिया, समझ गई? अब इसको स्क्वायर शेप में किया, क्या हो रहा है? इसको स्क्वायर शेप में किया तो तुम्हारा जो इसका साइड है वो आ रहा है 10 सेंटीमीटर का। ठीक, फिर तुमने क्या किया, फिर इसको खोल के ओपन किया और फिर इससे क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, सेम स्क्वायर से, स्क्वायर का टोटल लेंथ चेंज नहीं किया। जैसे मान लो ये पूरा तुम्हारा 20 मीटर का वायर है, तो इसी से तुमने स्क्वायर भी बनाया, फिर इसको दोबारा सीधा करके इसी से तुमने रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और तुमने जो इससे रेक्टेंगल बनाया है, उस रेक्टेंगल का लेंथ आया हुआ है 12 मीटर, तो तुम्हें उसका ब्रेथ फाइंड आउट करना है। उसके बाद सेकंड काम ये करना है कि दोनों फिगर में से कौन सा ज़्यादा एरिया इनक्लोज करना है वो भी बताना है। तो वो तो बात की बात है, सबसे पहले इसका ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो बस सिंपल से तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है कि जो तुमने वायर यूज़ किया था इन दोनों को बनाने के लिए, उस वायर का लेंथ तो दोनों केस में सेम है ना, और वायर के लेंथ से देखो बन क्या रहा है, उसी वायर के लेंथ से यहाँ पे घुमा के उस स्क्वायर का पेरीमीटर नहीं बन रहा है, उसी वायर, वो जो वायर है उसकी स्क्वायर की बाउंड्री पे ही तो है। सेम वही वायर जो है इस रेक्टेंगल की बाउंड्री ही तो बना रहा है, तो वो वायर क्या कर रहा है, इन दोनों की बाउंड्रीज को बना रहा है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का वो इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों तुम्हारे सेम वायर से बन रहे हैं। ठीक है, जैसे 20 मीटर का वायर था तो उसी 20 मीटर से ये भी बनाया जा रहा है और ये भी बनाया जा रहा है। तो बस ये कर दिया तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, साइड दे रखी है 10, तो 4 इंटू 10, इसका क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ दे रखी है 12, ब्रेथ नहीं पता। बस इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। 2 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 40, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, काटोगी 20 आ जाएगा, तो 20 इक्वल टू 12 प्लस बी, फिर 12 को ही भेज दो, 20 माइनस 12 इक्वल टू बी, सॉल्व करने पे 8 आ जाएगा। जब ब्रेथ आ गई उसके बाद पूछा है किसका एरिया ज़्यादा है, दोनों का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 12 इंटू 8। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब 10 इंटू 10, 100। कौन सा ज़्यादा आया देख लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या ज़्यादा आता है। ठीक है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर हो गई। सेकंड वाली थोड़ा सा और टफ है, उसके बाद वाली इजी है। चलो इतना देखो पहले।